तो जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 2 श्वसन तंत्र का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 लेक्चर नंबर 2 आज हमारा होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 हमारा हो गया था, जिसमें हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लिया था लाइव क्लास में। ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रहा है। ठीक, हम लोग चैप्टर 2 श्वसन तंत्र जिसका नाम है, यहाँ से सीधे परीक्षा में प्रश्न लड़ेगा, 100% गारंटी है। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, पिछले लेक्चर 1 में हम लोगों ने किण्वन के बारे में, दौड़ते हुए खिलाड़ी के मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, सभी क्वेश्चंस को देख लिया था। अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो लेक्चर 2 को देखने के बाद जाकर आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आज हमारा लेक्चर 2 है, 1 पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप लेक्चर 1 देख लिए तब वही आपको लेक्चर 2 समझ में आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लेक्चर 1 देख लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, मासिक परीक्षा हो, सेंटर परीक्षा हो या फिर बोर्ड परीक्षा ही क्यों ना हो, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस चैप्टर से, क्योंकि जितना भी प्रश्न बन सकता है सभी प्रश्न को ले आए हैं। तो किण्वन के बारे में और मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, इस सब के बारे में हम लोग लेक्चर 1 में देख लिए थे। अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो हम आपको पिन कमेंट में उसका लिंक दे देंगे लेक्चर 1 का, उसमें आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक, और अगर तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और कमेंट में आपको व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे, वहाँ पर ही आपको नोट्स वोट्स सब जितना भी क्यूज यूज होगा ना मिलेगा, वहीं पे आपको हर वीडियो का लिंक सबसे पहले मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए, हम लोग इसके बारे में भी देख लिया था लेक्चर 1 में, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। ठीक, तो थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं पिछले लेक्चर को, तो उसके बाद आज का लेक्चर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा वो बता देते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या अथी करेंगे। चलिए, ट्रेकियोसिस सब हो गया था। हाँ, आज हम लोग यहाँ से ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने का विभिन्न पथ क्या है इसको देखेंगे। उसके बाद श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर को देखेंगे। उसके बाद हम लोग बाह्य श्वसन के बारे में जानेंगे कि बाह्य श्वसन क्या है, 2024 का लेटेस्ट प्रश्न है। फिर उसके बाद जानेंगे किस प्रकार से होता है बाह्य श्वसन का क्रिया विधि के समझेंगे। उसके बाद रंध्र तथा बातरंध्र श्वसन में क्या भूमिका निभाता है उसके बारे में जानना है। उसके बाद रंध्र के बारे में बढ़िया से डिफाइन करके समझाएंगे क्या है रंध्र, बातरंध्र कैसे होता है। उसके बाद फिर इसके भूमिका और कार्य के बारे में बताएंगे। ठीक, संक्षेप में। तो हम लोग पहले रिकैप करते हैं कल की जो हम लोग पिछले लेक्चर में हुआ था ना, इसका शुरू से थोड़ा सा रिकैप के रूप में देख लेते हैं, वन शॉट के तहत। उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर को शुरू करेंगे, इससे आपका भी पूरा रिकॉल हो जाएगा पिछले लेक्चर का और आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आप लोग एकदम 100% कॉन्सनट्रेट हो जाइए जल्दी से। आप लोग एकदम 100% एकदम ध्यान लगा दीजिए कॉन्सनट्रेट के साथ और ध्यान से समझिए। पहला प्रश्न कह रहा है किण्वन क्या है। ठीक, यह कहाँ होता है। तो मेन रूप से अगर इसको बढ़िया समझना है तो आप लेक्चर 1 को देख ले सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा समझा देते हैं पढ़ के भी। किण्वन क्या है, यह कहाँ होता है, 2022 का प्रश्न है। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पायरुवेट का एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना किण्वन कहलाता है। ठीक, जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जब ईस्ट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, तो जो होता है ना पायरुवेट, पहले ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यही किण्वन कहलाता है। यह क्रिया ईस्ट में होता है। ठीक, और फिर दौड़ते हुए खिलाड़ी के मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। तो दौड़ते हुए खिलाड़ी के मांसपेशियों में दर्द होता है क्योंकि जब वह दौड़ रहा होता है तो उसके पैरों में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाता है तथा ऑक्सीजन के अभाव के कारण पायरुवेट लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा में टूटता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में दर्द देता है। ठीक, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, वही मांसपेशियों में दर्द देता है। उसके बाद है कि श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। तो आपको लग रहा होगा कि ये समझ में नहीं आ रहा, अपडेट वन शॉट की तरह बताते जा रहे हैं खाली। तो आप लोग इसको समझने के लिए आपको लेक्चर 1 देखना पड़ेगा। ये लेक्चर 1 में आप देखेंगे ना तो इसको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज हमारा लेक्चर 2 है ना। तो लेक्चर 1 में का चीज़ें समझाने में टाइम वेस्ट करेंगे तो आज हमारा लेक्चर 2 नहीं हो पाएगा कंप्लीट ना, इसलिए थोड़ा रिकैप की तरह बता रहे हैं। फिर श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखना था, तो लिख देंगे कि प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे में होता है, जबकि श्वसन पौधे तथा जीव दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, श्वसन में कोई सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए। फिर इसमें CO2 लिया जाता है, O2 छोड़ा जाता है, जबकि इसमें उल्टा होता है, श्वसन में O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद था मछली, तिल चाटा तथा केंचुआ के मनुष्य के श्वसन अंगों का नाम लिखना था, जिसमें हमको बताया था कि मछली गिल्स से, तिल चाटा ट्रैकिया से तथा केंचुआ त्वचा से सांस लेता है, मनुष्य फेफड़ा से। फिर पौधों और जंतुओं में श्वसन के अंतर भी बताए थे, किस प्रकार से अंतर होता है। पहला पॉइंट क्या था, श्वसन प्रक्रिया। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और फिर उसी ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं श्वसन में, जबकि जंतु केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। यही सभी हमको बताए थे कि श्वसन का समय पौधे होते हैं जो
दिन में श्वसन करते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते हैं, केवल रात में श्वसन करते समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, क्योंकि दिन में उसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। लेकिन जो जंतु होता है दिन रात कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ऑक्सीजन लेता है। ठीक, फिर गैसों के आदान प्रदान के बारे में बता दिया था, कोई बढ़िया से ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। पौधों में अलग तरीक़े से स्टार्च का उत्पादन होता है, हम लोग में एटीपी के रूप में जमा हो जाता है ऊर्जा। ठीक, उसके बाद बताया था कीटों के प्रत्येक कोशिका तक वायु कैसे पहुंचती है। तो बताएं तो कीटों की वायु का परिवहन उनके विशेष श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है, जैसे ट्रैक्यूल तंत्र कहा जाता है या फिर ट्रैक्यूल सिस्टम। ठीक, यह तंत्र कीटों की प्रत्येक कोशिका तक वायु पहुंचाने का काम करता है। आइए इस प्रक्रिया को समझते हैं। पहला है स्प्राइकल्स। स्प्राइकल्स क्या है, तो कीटों की शरीर के सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्प्राइकल्स कहा जाता है। ये छेद कीट के शरीर के विभिन्न भागों में स्थित होते हैं, जो बाहर से वायु अंदर प्रवेश करती है। फिर ट्रेकिया। स्प्राइकल्स से वायु छोटी छोटी नलियों में प्रवेश करती है, जिसे ट्रेकिया कहा जाता है। ये नलियाँ पूरे कीट के शरीर में फैली हुई होती है। उसके बाद था ट्रेक्यूल्स। ट्रेक्यूल्स क्या है, ट्रैकिया की आगे अधिक पतली नलियों में विभाजित हो जाती है। ट्रैकिया जो आगे और पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें ट्रैक्यूल्स कहा जाता है। ट्रैक्यूल्स कीटों की प्रत्येक कोशिका तक जाती है। फिर वायु का पहुंचना, प्रत्येक कोशिका तक वायु का पहुंचना। ट्रैक्यूल्स के माध्यम से वायु सीधे कोशिकाओं तक पहुंचती है। ट्रैक्यूल्स का संपर्क सीधे कोशिकाओं की सतह से होता है, जिससे ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुँचती है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेती है। ठीक, इसके बारे में बताए थे। उसके बाद गैसों का आदान प्रदान बताए थे कि ट्रैक्यूल्स का अंतिम सिरे पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन क्योंकि वो कोशिका से जुड़ा होता है ट्रैक्यूल्स का अंतिम सिरा। ठीक, ऑक्सीजन कोशिका में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न कोशिका से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैक्यूल्स के माध्यम से बाहर निकल जाती है, फिर स्प्राइकल्स के जरिए शरीर के बाहर निकल जाती है। ठीक, इसी प्रकार से हमारा पिछला लेक्चर यहीं तक था। इसके बारे में बताते हैं कीटों में कैसे होता है सब चीज़। आज हमारा इसके आगे का लेक्चर से शुरू होगा यहाँ से। आज का प्रश्न हमारा यहाँ से शुरू होता है। कह रहा है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न पथ क्या है। तो भिन्न भिन्न क्या, ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है। तो यही है वो पथ। पहला होता है ग्लूकोज जाता है, जो ग्लूकोज होता है ना कोशिका द्रव्य में जाता है। कोशिका द्रव्य में वो पायरुवेट के रूप में टूट जाता है। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनता है। यह क्रिया ईस्ट में होता है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पास पेशियों में लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा बनता है। और फिर ऑक्सीजन के जब ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनता है। चलिए इसको समझते हैं, आपको समझाते हैं बढ़िया से चित्र बना के। ठीक, हाँ आ गया है। देखिए ये हमारा मान लीजिए कोशिका है। ये हमारा क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका है। ठीक, लिखते नहीं, नामांकन नहीं करते हैं। ठीक, आप लोग को समझ जाइएगा, नामांकन नहीं कर रहे हैं। हमारा क्या है, कोशिका है। मान लिया जाता है कि हमारा कोशिका है। ठीक, हम लोग खाना खाते हैं। खाना खाते हैं तो क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना हमारे शरीर के सभी कोशिका तक पहुँचता है। खाना में जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है शरीर के सभी कोशिका तक पहुँचता है। मान लीजिए ऊपर है माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या कहा ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, ऊपर है माइटोकॉन्ड्रिया, नीचे है कोशिका द्रव्य। ये है कोशिका द्रव्य। ठीक, ये कोशिका के अंदर क्या है कोशिका द्रव्य, ऊपर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब क्या होता है कैसे होता है ध्यान से समझिए। जो हम खाना खाए हैं ना वो आके कोशिका द्रव्य में आता है। जो ग्लूकोज खाना खाए हैं ना हम लोग, तो ग्लूकोज मिला है तो ग्लूकोज आता है कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में आने के बाद ग्लूकोज, ठीक, ग्लूकोज हमारा क्या होता है, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में आने के बाद जब कोशिका द्रव्य में आता है तो पायरुवेट के रूप में टूट जाता है, पायरुवेट बन जाता है। क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। जब ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में आता है तो वह पायरुवेट के रूप में टूट जाता है। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में आने के बाद क्या बन जाता है, पायरुवेट बन जाता है। ठीक, रखिएगा ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में आने के बाद क्या बन जाता है, पायरुवेट। तो फिर यह पायरुवेट जो होता है ना, पायरुवेट यह ऑक्सीजन का इंतजार करता है। ऑक्सीजन आता है यहाँ, ऑक्सीजन आता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, याद रखिएगा O2 आता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ये पायरुवेट होता है ना, ये कोशिका द्रव्य में इंतजार करता है ऑक्सीजन के, कब ऑक्सीजन आएगा, कब ऑक्सीजन आएगा। जब कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन नहीं आता है ना तो यह जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ ऑक्सीजन मिल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वहाँ ऑक्सीजन मिल जाता है तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, जो पायरुवेट है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें क्या देता है, CO2 देता है तथा जल देता है, H2O देता है प्लस ऊर्जा देता है। ठीक, प्लस ऊर्जा देता है। ठीक, CO2 जल तथा ऊर्जा देता है। यह कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, यही नॉर्मल शोषण होता है हम लोगों में। जब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है कोशिका तरफ से तो CO2 ऊर्जा तथा जल देता है। ठीक,
ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो फिर हीमोग्लोबिन के जरिए फिर बाहर फेफड़ा में आ जाता है। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, पायरूवेट गया माइटोकॉन्ड्रिया में। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं ना, फिर जब हम ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं ना तो क्या हो गया, ये हमारा कोशिका हो गया, ये हो गया नीचे ये हो गया नीचे क्या कोशिका द्रव हो गया, ये कोशिका द्रव हो गया, ऊपर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्या हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम ज़्यादा दौड़ते हैं, ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं ना, ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, तो हमारे पैरों में जो पैर का कोशिका होता है उसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज आता है कोशिका द्रव में, यहाँ आने के बाद पायरूवेट बन जाता है, ग्लूकोज आके क्या बन जाता है पायरूवेट। इतना ज़्यादा पायरूवेट बनता है ना कि कह के दौड़ते हैं तो बहुत एनर्जी चाहिए दौड़ने के लिए, तो इतना ज़्यादा पायरूवेट बनता है ना कि ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है इसके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के पास, माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना इसमें ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है, तो ऑक्सीजन के अभाव के कारण, जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना पायरूवेट को, कहे कि हम बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुँच रहा होता है और ढेर सारा पायरूवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कहे कि जब दौड़ते हैं तो पैर बहुत ज़्यादा वर्क करता है ना, तो पायरूवेट होता है ना, जब उसको ऑक्सीजन का अभाव होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, तो यही लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा में टूट जाता है। जो ऊर्जा होता है उसको दौड़ने के लिए शरीर उपयोग कर लेता है, लेकिन जो लैक्टिक अम्ल बनता है वो हमारे शरीर के मांसपेशियों में दर्द देता है, इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर का मांसपेशियाँ दर्द देता है। ठीक, अब तीसरा चरण क्या होता है, तीसरा चरण देखिए, तीसरे में ये हमारा हो गया कोशिका, ये हो गया हमारे ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया, नीचे कोशिका द्रव्य हो गया। ठीक, नीचे कोशिका द्रव्य हो गया, ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ आया, याद रखिए ग्लूकोज से पायरूवेट का निर्माण कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। यहाँ ग्लूकोज आके पायरूवेट बन जाता है। ठीक, यहाँ ग्लूकोज आके क्या बन जाता है, पायरूवेट बन जाता है। ठीक, तो ग्लूकोज से पायरूवेट का निर्माण कहाँ था, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक, यहाँ पायरूवेट बनने के बाद क्या होता है ना कि ऑक्सीजन इसको मिलवे नहीं करता है, ऑक्सीजन अभाव नहीं, ऑक्सीजन मिलवे नहीं करता है, यह क्रिया ईस्ट में होता है। ठीक, याद रखिएगा कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है। ठीक, ईस्ट का जो कोशिका होता है ना उसमें, तो ईस्ट में ये क्रिया होता है। यह क्या होता है कि यहाँ ऑक्सीजन मिलवे नहीं करता, ऑक्सीजन से भी क्रिया नहीं करता है, तो ये जो पायरूवेट होता है ना, पायरूवेट ये एथेनॉल जिसको दारू बोलते हैं ना, एल्कोहल, एथेनॉल तथा CO2 में टूट जाता है, एथेनॉल तथा CO2 में टूट जाता है, इसी क्रिया को किण्वन कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो यही यहाँ पर समझाया गया है चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, ताकि आसान हो। ठीक, कि पहले ग्लूकोज आया कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में आने के बाद वो क्या बन जाता है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, समझाते हैं। देखिए पहले ग्लूकोज आया कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में आने के बाद वो क्या बन गया, पायरूवेट बन जाता है। ठीक, पायरूवेट के अणु बन जाता है। ठीक, और कुछ ऊर्जा भी रिलीज करता है। फिर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है ईस्ट में, तो एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक, प्लस कुछ ऊर्जा भी मिलता है। ठीक, उसके बाद हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव के कारण क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में मांसपेशी की कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा बनता है, ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है दौड़ते समय। फिर तीसरा क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में, जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनाता है। यही अलग अलग पथ है, ईस्ट के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है, मतलब कि मनुष्य के लिए नहीं, सभी जंतुओं के लिए अलग, सभी जंतुओं में फॉलो होता है ये वाला क्रिया। ठीक, तो ये पूछ रहा था ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न जीवों में अलग अलग पथ क्या है, तो यही पथ दिखा देंगे, इसके बारे में आप लिख दीजिएगा। अगर आप कहिए कि भैया जी ये ठीक है हम समझ गए कैसे होता है, इसके बारे में आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको एक यहाँ से पेपर और पेन उठाना है, इस पर आपको लिखते जाना है, लिखने का प्रयास करना है खुद से। आप लिखने का खुद से प्रयास कीजिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा। मतलब कि जो आप समझे हैं ना, यहाँ पर जो आप समझ पाए हैं ना, इसको खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो कमेंट कर दीजिए कि भैया जी हम नहीं लिख पाएंगे, तो हम आपको इसका कैसे लिखना है वो भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कैसे इसको लिखना है। अगर आप नहीं लिख पाएंगे, अगर आप लिखने में सक्षम है तो आप ज़रूर लिखिएगा, खुद से लिखिएगा। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वसन तथा श्वास में क्या अंतर है। ठीक, श्वसन और श्वास में अंतर लिखना है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं, येलो ठीक रहेगा, नहीं ग्रीन थोड़ा, हाँ ठीक है ग्रीन। देखिए श्वसन और श्वास में क्या अंतर है लिखना है। लिखेंगे श्वसन, पहला श्वसन लिखेंगे क्योंकि श्वसन और श्वास में अंतर पूछ रहा है, तो पहला श्वसन दूसरा श्वास लिख देंगे। तो देखिए श्वसन क्या है, श्वसन न केवल वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वायुमंडल तक पहुंचाना, बल्कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनाने की पूरी क्रिया विधि को श्वसन कहा जाता है। ठीक, उसके अंदर जितना भी कोशिका के अंदर क्रिया होता है ना, इस पूरी क्रिया विधि को
क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। जबकि श्वासोच्छ्वास क्या है, तो इसमें केवल वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वायुमंडल तक पहुंचाया जाता है, इसी को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ठीक, तो समझ गए श्वसन और श्वासोच्छ्वास। तो समझ गए श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर है। तो श्वसन क्या होता है, श्वसन मतलब कि वायुमंडल से ऑक्सीजन लिए और ऑक्सीजन को फेफड़ा के जरिए प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना है, फिर कोशिका के अंदर जाके ग्लूकोज से पाइरूवेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनाने की पूरी क्रिया विधि को श्वसन कहा जाता है। जबकि श्वासोच्छ्वास क्या है, श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है सिर्फ बाहर से ऑक्सीजन लिए, शरीर के सभी कोशिका तक पहुंचाए, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लिए और फिर बाहर छोड़ दिए। तो कहिए दोनों में अंतर क्या हुआ, अंतर ये हुआ कि श्वसन में कोशिका के अंदर जितना भी क्रिया हो रहा है ना, ग्लूकोज से अभिक्रिया हो रहा है, पाइरूवेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ऊर्जा बन रहा है, सभी को मिला के श्वसन होता है। लेकिन श्वासोच्छ्वास में अंदर क्या अभिक्रिया हो रहा है, कोशिका के अंदर क्या अभिक्रिया होता है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। श्वासोच्छ्वास का मतलब सिर्फ बाहर से ऑक्सीजन लिए, कोशिका तक पहुंचाएं, कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, बाहर छोड़ दिए, यही होता है श्वासोच्छ्वास। लेकिन श्वसन में क्या होता है, श्वासोच्छ्वास में इसको ऐड कर दीजिए कि कोशिका के अंदर क्या क्या क्रिया हो रहा है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जाने के बाद ग्लूकोज से अभिक्रिया करके, जिसको पाइरूवेट बोलते हैं, पाइरूवेट से अभिक्रिया करके जल तथा ऊर्जा बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ऐसा भी पूरी क्रिया विधि को कहा जाता है श्वसन। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है, एकदम न्यू वैराइटेड प्रश्न है कि बाह्य श्वसन क्या है। ठीक, प्रश्न कह रहा है बाह्य श्वसन क्या है, तो इसके बारे में लिखेंगे बाह्य श्वसन के बारे में। ठीक, तो देखिए बाह्य श्वसन क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक, बाह्य श्वसन, इसके बारे में लिखना है। देखिए बाह्य श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के फेफड़ों में ऑक्सीजन का वायुमंडल से आदान प्रदान होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। इसी कभी कभी वेंटिलेशन या गैस एक्सचेंज भी कहा जाता है। ठीक, देखिए बाह्य श्वसन क्या, फिर से समझिए। बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के फेफड़ा में ऑक्सीजन का वायुमंडल से आदान प्रदान होता है, शरीर के फेफड़ा में ऑक्सीजन का वायुमंडल से आदान प्रदान होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ठीक, इसका दूसरा नाम याद रखिए चाहे मत, ये याद रखना जरूरी भी नहीं है। ठीक, या उसे जानकारी के लिए याद रख सकते हैं, क्योंकि एक एवरेज बच्चा एक टॉपर बच्चे में अंतर होता है। टॉपर बच्चा में उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज रखता है, इसे वेंटिलेशन भी कहा जाता है या फिर गैस एक्सचेंज भी कहा जाता है। ठीक, अब इसकी पूरी क्रिया विधि को ध्यान से समझते हैं, आपको क्योंकि रटवाना नहीं है, समझाना भी है ना। तो पूरी क्रिया विधि को जब पूरी A to Z समझेगा ना तभी समझ में आएगा। तो देखिए इसकी पूरी क्रिया विधि क्या है, कैसे होता है। तो पहला होता है वायुमंडलीय हवा का इनहेलेशन, यानी कि अंदर लेना। ठीक, तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से भरपूर हवा नाक या मुंह के रास्ते होते हुए फेफड़ा तक पहुंचती है। ठीक, दूसरा फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, गैस एक्सचेंज होता है। ठीक, फेफड़ों के देखिए हमारा क्या जाता है, फेफड़ों में जो वायु थैली से छोटी छोटी वायु कोष्ठिका होती है, उसमें छोटी छोटी वायु थैली होती है ना, वायु कोष्ठिका, उसमें फेफड़ों के वायु कोष्ठिका में ऑक्सीजन रक्त में घुलती है। ठीक, ऑक्सीजन क्या होती है, रक्त में घुलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से अल्वियोलाई में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक, जो अल्वियोलाई यानी कि वायु कोष्ठिका में स्थानांतरित हो जाती है, वायु कोष्ठिका, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में वायु कोष्ठिका बोलेंगे। तो क्या होता है, पहला क्या होता है, पहला होता है कि हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से भरपूर हवा हमारे नाक या मुंह के जरिए फेफड़ा तक जाता है। उसके बाद क्या होता है, फेफड़ा के अंदर वायु कोष्ठिका में ऑक्सीजन रक्त में घुलती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोष्ठिका में स्थानांतरित हो जाती है। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सहेलेशन होता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, जो शरीर में बनी होती है, जो शरीर में कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड बना होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक, यानी कि बाह्य श्वसन क्या है, तो इसको पूरी तरह से ऐसे समझा जाए ना कि बाहर से ऑक्सीजन लिए नाक या मुंह के जरिए, उसके बाद इसको फेफड़ा में भेजें, फेफड़ा में जो ऑक्सीजन हुआ ग्लूकोज उसमें घुल जाएगा, क्या नाम है उसका, हाँ हीमोग्लोबिन में घुल जाएगा रक्त में, और वहाँ से रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर
रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जो हमारे वायु कोशिका में फेफड़ा में होता है वापस नाक के जरिए या मुंह के जरिए बाहर वायुमंडल में छोड़ देना बाह्य श्वसन कहलाता है। यानी कि बाह्य श्वसन में केवल बाहर से ऑक्सीजन लिए नाक के जरिए, ये फेफड़ा में गया, फेफड़ा में जाकर ये खून से मिला, उसके बाद खून से कोशिका तक पहुंचा, कहाँ गया उससे कोई मतलब नहीं है, केवल फेफड़ा तक पहुंचा देना है। बाहर से ऑक्सीजन लेकर नाक या मुंह से फेफड़ा तक पहुंचाना है, फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ा तक पहुंचा के उसको रक्त में दे देना है, और फिर रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ा के जरिए फिर नाक में लाना है, फिर बाहर निकाल देना है। बस ये होता है बाह्य श्वसन। ठीक, तो उसी को हिंदी में शॉर्ट में लिखेंगे। जब 2 नंबर का पूछेगा बाह्य श्वसन के बारे में तो बस इतना लिख दीजिएगा। ठीक, और जब 5 नंबर का पूछेगा तो सभी चीज़ इसके बारे में डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक, क्या है देखिए, वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में फेफड़ा में ऑक्सीजन का लिया जाता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन को फेफड़ा में लेते हैं तथा फेफड़ा से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वायुमंडल में छोड़ देते हैं, इसी को बाह्य श्वसन कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है रंध्र तथा बात रंध्र का श्वसन में क्या भूमिका है। ये 2024 का लेटेस्ट वर्जन प्रश्न है। ठीक, एकदम लेटेस्ट प्रश्न है, हम ताज़ा प्रश्न है 2024 का। तो देखिए क्या है, रंध्र और बात रंध्र पौधों के श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों रचनाएं पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक, कैसे होता है ध्यान से समझिए। पहला है रंध्र यानी कि स्टोमाटा, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्टोमाटा यानी रंध्र। इसका स्थान देखिए, यह मुख्यतः पत्तियों की निचली सतह पर पाई जाती है, लेकिन वे पौधे के अन्य हरे हिस्से पर भी हो सकते हैं। जितना ही पौधों का हरा हिस्सा होता है ना, हरा भाग, उन सभी हरा भाग पर ही रंध्र पाया जाता है। ठीक, इसका संरचना क्या, रंध्र छोटे छोटे छिद्र से घिरे होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती है। ठीक, गार्ड सेल्स होता है वही नियंत्रित करता है। रंध्र में जो छोटे छोटे गार्ड सेल होते हैं, चलिए थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। जो हमारा रंध्र है ना, इसमें गार्ड सेल होता है वही इसको नियंत्रित करते हैं, द्वार कोशिकाएं। ठीक, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो। ठीक, तो लेकिन मेन रूप से हमें क्या लिखना है, इसका भूमिका लिखना है। तो चलिए इसका भूमिका क्या है, पहले इसका स्थान समझ लिए, रचना समझ लिए, अब इसका भूमिका क्या है रंध्र का यानी स्टोमाटा का। रंध्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वायुमंडल से पत्तियों के अंदर प्रवेश करती है, जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन यानी कि O2 और जलवाष्प यानी वाटर वेपर को बाहर निकालने के लिए भी रंध्र ही सहायक होता है। जो पेड़ का पौधों का वाष्प होता है और O2 होता है ऑक्सीजन, उसको भी बाहर किससे निकाला जाता है, रंध्र के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। रंध्र पौधों के श्वसन में गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, जहां ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस सही प्रक्रिया को भी रंध्र द्वारा ही होता है। श्वसन भी रंध्र द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण भी रंध्र द्वारा होता है। रंध्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया जाता है, ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, और श्वसन के दौरान रंध्र के द्वारा ही पत्ती जो होता है वह ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक, और वाटर वेपर जो बनता है ना खाना फोटोसिंथेसिस के समय, वो भी रंध्र के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। यही रंध्र का भूमिका हो गया। अब बात रंध्र का भूमिका क्या है उसके बारे में चलते हैं, समझते हैं। ठीक, तो समझ गए, यही है रंध्र, द्वार कोशिकाएं जिसे रंध्र बोलते हैं। ठीक, अब बात रंध्र का, इसको देखिए आपको चित्र बने समझाते हैं। देखिए ये हो गया द्वार कोशिकाएं, इसके रंध्र का बाहर देख रहे हैं द्वार कोशिकाएं। जब द्वार कोशिकाएं आपस में खींच जाती है ना तो ये खुल जाता है, रंध्र खुल जाता है। जब ये खुल जाता है, पत्तियों में होता है, पत्तियों के नीचे सतह पर तब खुल जाता है, तो O2 बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, और CO2 अंदर लिया जाता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसी के जरिए वाटर वेपर भी बाहर निकलता है जो हमारा जल वाष्प होता है। ठीक, और जब बंद होता है तब बंद कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, ये NCERT का है पिक्चर, देखिए BTVC NCERT का हमारा खुला रंध्र और बात रंध्र का। ठीक, चलिए उसके बाद बात रंध्र के बारे में जानते हैं। ये खुला रंध्र और बंद रंध्र के बारे में समझ गए ना, पत्ती में होता है। अब बात रंध्र क्या है, यानी बात रंध्र के समझते हैं, इसका स्थान क्या है। तो बात रंध्र मुख्यतः तना और जड़ के बाहरी परत पर पाया जाता है। जो बाह्य त्वचा होता है ना, तना और जड़ के उस पर पाया जाता है। रचना क्या होता है, तो बात रंध्र छोटे छोटे गोले या लंबे आकार के छिद्र होते हैं जो बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। छोटे छोटे गोले और लंबे आकार का यह छिद्र होता है। ठीक, भूमिका, बात रंध्र गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। ठीक, बात रंध्र गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं, विशेषकर उन पौधों के हिस्से में जहाँ रंध्र नहीं होते हैं। जहाँ पौधों में जहाँ हरा भाग नहीं होता है वहाँ रंध्र नहीं होता है, तो जहाँ हरा भाग नहीं होता है ना वहाँ बात रंध्र पाया जाता है। ठीक, जो बात रंध्र होता है ये गैसों का आदान प्रदान में मदद करता है, विशेषकर वहाँ जहाँ हरा नहीं होता यानी कि रंध्र नहीं पाया जाता है। ठीक, वे ऑक्सीजन को अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, जो पौधों को वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक है। ठीक, जो हम एरोबिक्स रिस्पायरेशन करते हैं ना, इनकी वायवीय श्वसन पौधे करते हैं ना, उसमें वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन दिन में इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यानी खाना बनाने के लिए, लेकिन रात में उपयोग नहीं करते हैं। ठीक,
तो बात रंध्र और रंध्र के बारे में समझ गए। बात रंध्र कहाँ कहाँ होता है और देखिए के लिए आवश्यक है। उसके बाद देखिए कह रहा कि बात रंध्र सघन दृश्य वाले पौधों में श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जहां वायु प्रवेश कम होता है। ठीक, जहां भी वायु कम मिलता है ना पौधों को, वहां रंध्र से ज़्यादा बात रंध्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन के लिए। ये तो 5 नंबर के बारे में पूछे, 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा तो इस प्रकार से डिफाइन करके लिखिएगा। पहला बात रंध्र क्या है, उसका स्थान कहाँ होता है, रचना कैसा होता है, भूमिका उसके बारे में। फिर उसके बारे में रंध्र के बारे में था पहले कि इसका स्थान कैसा होता है, रचना कैसा होता है, भूमिका क्या होता है। ये 5 नंबर ये प्रश्न हो गए। जब 2 नंबर में पूछा जाएगा कि रंध्र तथा बात रंध्र का श्वसन में क्या भूमिका है, तो 2 नंबर में ऐसे लिखेंगे, जो संक्षेप में दिया गया है वैसे लिखेंगे। ठीक, रंध्र और बात रंध्र दोनों ही पौधों में श्वसन के लिए आवश्यक है, गैसों का आदान प्रदान करने की प्रमुख साधन है। ठीक, रंध्र मुख्य रूप से पत्ती में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए उपयोगी होते हैं, जबकि बात रंध्र तना और जड़ की बाहरी सतह पर गैसों के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, जो हमारा तना होता है ना पौधों का, देख सकते हैं तना है ना, इसमें ही बात रंध्र पाया जाता है। ठीक, आज जो पत्ता हरा हरा देख रहे हैं इस सब पे रंध्र पाया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से हमारा बात रंध्र और रंध्र का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, जब 5 नंबर का पूछा जाएगा प्रश्न कि बात रंध्र और रंध्र का क्या भूमिका है, तो उसका पहले लिखिएगा रंध्र के बारे में, पहले इसका थोड़ा सा डिफिनेशन दे दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। उसके बाद रंध्र का स्थान क्या है, रचना क्या है और भूमिका क्या होता है उसके बारे में लिखिएगा। फिर बाद में लिखिएगा बात रंध्र क्या है, इसका स्थान कैसे कहाँ होता है, रचना कैसा होता है, भूमिका क्या होता है। लेकिन जब 2 नंबर के पूछा जाएगा कि रंध्र और बात रंध्र का श्वसन में क्या भूमिका है, तो लिखना है 2 नंबर का प्रश्न रहेगा तो लिखिएगा रंध्र और बात रंध्र दोनों ही पौधों में श्वसन के लिए आवश्यक गैसों का आदान प्रदान करने का प्रमुख साधन है। रंध्र मुख्य रूप से पत्ती में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए उपयोगी होते हैं, जबकि बात रंध्र जो होता है वो तना और जड़ के बाहरी सतह पर गैसों का आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, आइए हम कुछ चित्र प्रकार से समझते हैं। पहले है रंध्र। ठीक, पहला क्या है रंध्र, देखिए रंध्र। ठीक, रंध्र। दूसरा है बात रंध्र, बात रंध्र। ठीक, कलर इसका हम कर लेते हैं वाइट, ग्रीन करते हैं। ठीक, देखिए रंध्र कहाँ होता है, पत्ती पे होता है, तो पहले यहाँ पत्ती बनाते हैं। ठीक है, देखिए होगी ना हमारा पत्ती, ये हमारा पत्ती होता है ना, इसमें रंध्र पाया जाता है। ठीक, रंध्र को ऐसे समझिए यहाँ पे इस प्रकार से। ये हो गया रंध्र का चित्र। ये हमारा रंध्र होता है किस में होता है, तना में होता है, पत्ती में होता है। ठीक, लेकिन जो बात रंध्र होता है वो तना में होता है। ठीक, बात रंध्र का चित्र कुछ इस प्रकार से बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, बात रंध्र को देखिए, बात रंध्र कैसे होता है। बात रंध्र हमारा तना हो गया, तना इस पर बाहरी भी लेयर होता है तना में। ठीक, इसके अंदर कई प्रकार के सब चीज़ पाया जाता है तना के अंदर। तने के अंदर ही यहाँ पे बात रंध्र पाया जाता है। ठीक, छोटा छोटा जो तना का बाहरी झिल्ली होगी ना, यहाँ पे बात रंध्र पाया जाएगा, जिससे बाहर ऑक्सीजन लिया जाता है। ठीक, बाहर से ऑक्सीजन लेता है, तना और जड़ में पाया जाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया बात रंध्र। ये तो हमारा जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। अब बात रंध्र इसके कोना पे यहाँ पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया बात रंध्र के बारे में और रंध्र के बारे में। ठीक, यहाँ ठीक, तो रंध्र समझ गए पत्तियों में होता है, बात रंध्र पौधों में तना में होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आप इसके आगे का प्रश्न को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको शुरू में शेयर करने के लिए नहीं बोलें, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।